स्टूडेंट्स, ग्रेविटी वाला में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको जिस टेक्निक से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, जिस मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, उससे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को क्लास 11, 12, नीट, जेई सभी लेवल्स का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप आज ही कि सर आप ग्रेविटेशन का कुछ प्रॉब्लम बताइए, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो मैं 2-3 प्रॉब्लम्स ग्रेविटेशन का लेकर आया हूं आपको बताने के लिए कि ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि न्यूमेरिकल बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि भाई हम लोग थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लें। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो एक बार जरूर से बुक खोल लें और ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को देख लें। आज मैं जो प्रॉब्लम आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर है। ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा। आज मैं जो बनाने वाला हूं, जो कि एकदम सबसे पहले स्टार्टिंग का होता है प्रॉब्लम, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनएलजी। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लें कि कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, वो बता देता हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि बच्चों लोग एनएलजी, शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं एनएलजी। न्यूटन का लॉ बहुत ही फेमस है, न्यूटन को इससे बहुत फेम मिला है, इसकी बहुत कहानी है, एप्पल वाली कहानी जो आप लोग जानते हैं। मैं इस चैनल में आपको उसको बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, न्यूमेरिकल पर ही हम लोग मेन फोकस करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने अपने लॉ में क्या क्या कहा था आपको पता है कि ईच एंड एवरी 2 पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जान रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूं जहां डायरेक्ट एक्सप्रेशन के, ये एज्यूम कर लें एक बॉडी है, इसका मास है m1। ओके, इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक और बॉडी मैंने लिया जिसका मास है m2। ओके, दोनों के सेंटर्स के बीच जो दूरी है वो दूरी है r। ठीक है, याद रखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। जब भी डिस्टेंस आप लेंगे तो दोनों बॉडीज के सेंटर से लेंगे, हमेशा इस चीज को याद रखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल लॉ है दैट इज अ सेंट्रल लॉ। ओके, दैट इज अ सेंट्रल फोर्स। इज इट क्लियर? तो ये जो बॉडी है ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, ये कलर चूज करता हूं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर F फोर्स से, उसी तरह से ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ F फोर्स से, F फोर्स। ओके, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, न्यूटन ने बताया था अपने लॉ के जरिए, ये जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इज इट क्लियर? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां पर ये जो कैपिटल G है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बच्चों इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा मुझे पता है, मैं फिर भी लिख देता हूं। चलिए अलग कलर से लिखता हूं। G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का पावर -2। ये सीजीएस सिस्टम में, हम मैंने अपने लास्ट वीडियो में पहले ही कहा, सीजीएस सिस्टम में कम ही यूज करना। अगर बहुत सारा डेटा सीजीएस सिस्टम में दिया रहे तब आप ठीक है सीजीएस सिस्टम को यूज करें, लेकिन बेटर होगा कि आप एसआई सिस्टम यूज करें। एसआई सिस्टम इसका वैल्यू वो भी आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर -2। ये एसआई सिस्टम है। इस वैल्यू को याद रखें, दोनों ही वैल्यू याद रखें,
मेनली हमने कहा कि एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू इसको याद रखें। क्लियर? तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, आज हम लोग इसी एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आज इसी एक्सप्रेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल ठीक है, इतना भी इजी नहीं होता है कि आप डायरेक्ट ये 9th 7 8 9 10 स्टैंडर्ड में होगा कि आपने डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका आंसर आ गया। जनरली हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं होता। क्या होता है भाई, इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। ओके, तो आप एक चीज को हमेशा याद रखें, फिजिक्स में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेक्टर। थर्मोडायनेमिक्स को छोड़कर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को छोड़कर शायद ही 11 12 में कोई ऐसा चैप्टर है जहां पर आपका वेक्टर यूज नहीं होगा। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो ग्रेविटेशन फिनिश हो जाने के बाद वेक्टर पर कुछ प्रॉब्लम बनाऊं। ओके, तो वेक्टर का यूज यहां पर होगा, मल्टीपल फोर्सेस होगा। हम लोग 2 नहीं 2 3 बॉडी 4 बॉडीज ऐसा करके हम लोग यूज करेंगे। तो वेक्टर का रूल याद रखेंगे। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं आपको कि वेक्टर का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद भी होगा कि ए और बी अगर 2 वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों के बीच एंगल हमारा है थीटा, रिजल्टेंट दोनों के बीच से कहीं से पास करता है, ये रिजल्टेंट आर है। ये जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये रिजल्टेंट हमारा एंगल फॉर्म कर रहा है ए के साथ 5, ए के साथ ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज 5। तो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड का। ओके, और एंगल का भी है tan phi = b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। तो अभी एंगल पर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, एंगल यूज में नहीं आएगा। अगर आता तो वहां पर वो भी हम लोग देख लेंगे। इसमें मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट सब केसेस, इसमें केस 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा आपका। वो ये कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल हो गया, दैट इज a इज इक्वल टू b, इक्वल वेक्टर्स हो गया, और दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है अगर 60 डिग्री हो गया, तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्टेंट जो आएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो आएगा a√3। मैं वेक्टर में इस चैप्टर का जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस डिटेल्स इसका डेरिवेशन बता दूंगा। ऐसे बहुत सिंपल है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, यू विल गेट दिस वैल्यू रिजल्टेंट का। केस 2 a इज इक्वल टू b, दैट इज दोनों वेक्टर इक्वल है एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, r इज इक्वल टू a√2 आएगा। ओके, और केस 3 एक और बताता हूं, a इज इक्वल टू b एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो r इज इक्वल टू a। देखिए, मतलब अगर 2 वेक्टर इक्वल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछता है कि कैन द रिजल्टेंट बी इक्वल टू, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स बी इक्वल टू एनी वन ऑफ देम। मतलब 2 इक्वल वेक्टर आपने लिया, जैसे 4 और 4 2 इक्वल वेक्टर लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी 4 होगा? जो जी हाँ होगा, अगर दोनों के बीच में एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाए। आप ये मदर ऑफ ऑल फार्मूला, ये सभी केसेस का मेन फार्मूला, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करके सॉल्व करें। अगर नहीं आता तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, तो बच्चों ये हो गया हमारा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए। खैर क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने देखा ही नहीं, टच नहीं किया, करूंगा जैसे इसके बाद। और सिलेक्शन ऑफ फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फार्मूला जो हमारा ऐसे मेन जो फार्मूला वो ये है, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये मेन हमारा फार्मूला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में चला आता है, तो कुछ और भी फार्मूलाज है जो अलग से जब मैं वेक्टर का वीडियो बनाऊंगा तब मैं उसको वो डालूंगा। अभी मैंने कुछ फार्मूला को लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, इसको आप स्क्रीन को पॉज करके ये फार्मूला को आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। ओके, तो ये हो गया हमारा वेपन, ये हो गया हमारा हथियार, जिस हथियार से हम लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब लड़ना नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों,
क्लियर है? चलिए, तो मैं एक दो न्यूमेरिकल बनाऊंगा, देखता हूं। चलिए, अच्छा ठीक है, ये 2 नंबर हो गया, मैंने नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको मैंने 1 नंबर रखा था, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है, स्प्लिटिंग कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल बनाने से मतलब है। चलिए बच्चों, हाँ, तो क्या सवाल है? स्फीयर्स ऑफ द सेम मटेरियल, स्फीयर्स ऑफ द, क्या बोल रहा है बच्चों? सेम मटेरियल। हर एक वर्ड पर आप देखिए, स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल, ये जो कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल होने से क्या होता है? बहुत सारा चीज होता है, जो जो मटेरियल का प्रॉपर्टी वो सेम हो जाता है। खैर, हम लोग ग्रेविटेशन का बना रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो चीज हम लोग को दरकार पड़ेगा, सेम मटेरियल होने पर दोनों का डेंसिटी सेम होगा। डेंसिटी जिसको रो से या फिर डी से भी डिनोट करते हैं, ये सेम होगा। एंड सेम रेडियस, देखिए रेडियस भी दिया हुआ, सेम रेडियस आर, आर टचिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच किया है। ओके, शो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4, कि ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आर टू द पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बोलेंगे सर, ये तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वायलेशन है। क्यों भाई? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में तो कहा गया था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या है? एक्चुअल में ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वायलेशन नहीं है। यहां पर जब हम लोग डेंसिटी, रेडियस, पर्टिकुलरली जब डेंसिटी का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों के लिए, तो हमारा आर रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए आर टू द पावर 4 आ जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम में, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, ये कोई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वायलेशन बच्चों नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, चलता हूं बच्चों अपने न्यूमेरिकल की तरफ, देखा जाए। चलिए, यही कलर रहने देता हूं। ओके, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और बेटर होगा। ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस क्या है? आर। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया? एक और स्फीयर है। अच्छा, एक और स्फीयर, ये एक और स्फीयर है, इसका भी रेडियस सेम है आर। अब यहां पर ये भी दिया कि दोनों सेम मटेरियल का, तो दोनों का डेंसिटी सेम, इसका भी डेंसिटी रो और इसका भी डेंसिटी रो। ओके, चलिए, जो क्वेश्चन में दिया था हम लोगों ने वो ड्रॉ कर लिया। चलिए, तो क्या कह रहा है भाई? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये 2 बॉडीज है जो कि पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूटेड है, जरूर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहां अट्रैक्ट करेंगे भाई? तो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स। ये इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह से ये भी इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम लोगों को यही फोर्स पता करना है। ओके बच्चों, अच्छा ठीक है, चलिए हमारा फॉर्मूला रेडी। ओके, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला जो सबसे पहला नहीं, मैंने बताया था आप लोगों को कि देखिए, जब भी आप डिस्टेंस लेंगे 2 बॉडीज के बीच में व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी, तो आपको दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो देखिए, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, देखिए क्या होगा, ये आर और ये आर, क्या हो जाएगा बच्चों? 2r। ओके, चलिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2r। क्लियर? फोर्स है हमारा दिया हुआ है। चलिए, मास लेकिन नहीं दिया, मान लेते हैं इसका मास है m1। एक्चुअल में दोनों ठीक m1 m2 ही लेते हैं, जबकि दोनों का मास भी सेम होगा क्योंकि रेडियस और डेंसिटी सेम है, फिर भी हम लोग m1 m2 लेते हैं। चलिए, अब यूजिंग एनएलजी, एनएलजी मतलब, जी हाँ सही गेस किया, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूजिंग एनएलजी क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक। इसमें क्या तब प्रॉब्लम है भाई? कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। मास दैट इज m1। मास का क्या फॉर्मूला होता है? याद कीजिए आप, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके,
तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वी इनटू रो। अच्छा वॉल्यूम का क्या होगा भाई, वॉल्यूम का, स्फीयर का वॉल्यूम का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके ये है ना, देखिए रो डेंसिटी डी भी लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम के प्लेस पर 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी के प्लेस पर रो हमने बैठा दिया। अब देखिए m1 के प्लेस पर क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू m2, इसका भी वही 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके और चलते इस लाइन में यहां से, और F इज इक्वल टू देखिए, अच्छा थोड़ा इरेज कर देता हूं स्पेस, हाँ तो ठीक है, तो F इज इक्वल टू, क्लियर, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम लग रहा है। ये कॉपी आप लोगों ने कर ही लिया होगा। F इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई कर देना, 4/3 16/9। ओके पहले हम लोगों ने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कीजिए, पाई जी पाई स्क्वायर इंटू जी, ठीक है, पाई स्क्वायर इंटू जी, रो इंटू रो, रो स्क्वायर। ओके यहां पर देखिए आर स्क्वायर और यहां कैंसिल होगा, एक आर बचेगा, तो क्या होगा बोलिए, r⁴। ओके 16/9 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, एक दो आर कैंसिल हुआ, एक आर बचा, r⁴। ये सभी क्या है, these आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ओके तो जब हम लोग वेरिएशन से इक्वल के साइन में जाते हैं तो कांस्टेंट हम लोग प्लेस करते हैं, और इक्वल से जब वेरिएशन में जाएंगे तो कांस्टेंट हट जाएगा, तो F प्रोपोर्शनल टू r⁴। देखिए ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं, सिंपल प्रॉब्लम मैंने लिया, पहला प्रॉब्लम था तो सिंपल प्रॉब्लम लिया। ओके सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो एक्सप्रेशन है वो यूज किया, बस इसमें एक जो आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि मास के प्लेस पर आपको डेंसिटी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मास के प्लेस पर, यहां पर याद रखें, यहां पर इस केस में और इस केस में, दोनों केसेस में मास के प्लेस पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आपको कर देना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए देखिए, दो के बाद एक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जान रहे हैं, बस वैसे ही है, हम लोग दो से एक जा रहे हैं। चलिए देखा जाए तो बच्चों, ये 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स ईच हैविंग मास कैपिटल M, 3 स्फीयर है, एक दो नहीं बच्चों, कितने स्फीयर्स हैं, 3 स्फीयर्स हैं, देखिए 3 स्फीयर्स, ईच हैविंग मास कैपिटल M, हर एक का मास कितना है, कैपिटल M, और हर एक का रेडियस कितना है, a, आर केप्ट इन सच अ वे दैट ईच टचेस द अदर टू, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द स्फीयर्स ड्यू टू द अदर टू। ओके क्वेश्चन पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अभी 2 स्फीयर था, अब एक स्फीयर और बढ़ गया, 3 स्फीयर हो गए, 3 स्फीयर हो गया हमारा, लेवल ऐसे ही बढ़ता जाएगा, अब हो सकता है थोड़ी देर के बाद 4 स्फीयर आ जाए, देखते हैं, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और ये एक स्फीयर है, देखिए
ये 3 स्फीयर है ना। ऐसा मैंने क्यों रखा, आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। देखिए, ईच टचेस द अदर टू, यही ऑप्शन है। आप यहां पर अगर रखेंगे तो तीनों टच नहीं करेगा, अगर 2 रखेंगे उसके ऊपर या उसके नीचे का रखेंगे तभी ये आपका तीनों स्फीयर टच करेगा। चलिए, मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते तो हाफ द वर्क इज डन। ठीक है, तो चलिए, इसका मास m है भाई, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। चलिए ठीक है, रेडियस a है, सबका रेडियस a, क्लियर, लिख नहीं रहा हूं मैं, रेडियस a है। ठीक है, ये देखिए यहां पर है और रेडियस a, हर एक का मास m है और रेडियस a। ओके, अच्छा, जैसे कि हम लोगों को पता है, यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द स्फीयर, किसी एक पर बाकी 2 स्फीयर कितना फोर्स डालेगा। देखिए, ये एक स्फीयर है, एज्यूम कर ले इसी पर ये स्फीयर और ये स्फीयर, ये और ये, इसको अट्रैक्ट करेगा तो टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये स्फीयर इसको अट्रैक्ट करेगा, कहां अट्रैक्ट करेगा भाई, तो अट्रैक्ट करेगा अपने सेंटर के तरफ। मान लीजिए जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा वो F है, उसी तरह से ये स्फीयर भी इसको अट्रैक्ट करेगा, कहां भाई, अपने सेंटर की तरफ, F फोर्स। F1 F2 क्यों नहीं लिया, दोनों फोर्सेस सेम लिया, क्यों भाई, मास सेम, डिस्टेंस सेम, सब कुछ तो सेम। क्लियर। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करना है मुझको, हम लोगों को क्या करना है, इस स्फीयर पर ये दोनों स्फीयर्स ने जो फोर्स एग्जर्ट किया है, जो फोर्स डाला, वो फोर्स पता करना है। तो यहां पर तो सिंगल नहीं है, डबल फोर्स है, इसका मतलब रिजल्टेंट पता करना है। इसीलिए मैंने आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट वेक्टर का दिया। ओके बच्चों, चले ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे कि हर एक स्फीयर इस स्फीयर पर क्या फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं F, जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्या बच्चों, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो G लिख रहा हूं, m1 के प्लेस पर कैपिटल M, m2 के प्लेस पर कैपिटल M। ठीक है, ये इस पर जो एग्जर्ट कर रहा है, चाहिए इस पर जो एग्जर्ट कर रहा है, दोनों फोर्स सेम है, मैं इससे इसका निकाल रहा हूं। तो G m1 m2 m इंटू m बाय r स्क्वायर, r मीन्स डिस्टेंस। बच्चों, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसका a और इसका a, टोटल हो जाएगा 2a। ठीक है, इसको जरूर से देखें, ये दोनों के सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a। तो G m1 m2 बाय r स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर कर दिया मैंने। तो बच्चों देखो, F इज इक्वल टू G m स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन है, G m स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। मतलब हर एक स्फीयर इस स्फीयर पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा वो ये। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग निकाल लिया। अब क्या करना है भाई, अब तो मेन काम है। अब क्या है, मेन काम। मेन काम क्या करना है भाई, तो मेन काम ये करना है कि इसका रिजल्टेंट पता करना। अब रिजल्टेंट पता करने के लिए फिर वो r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको स्पेशल केस बताया था कि 2 वेक्टर अगर इक्वल हो और दोनों के बीच में आइदर 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री होगा, तब क्या रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आएगा। यहां पर एंगल कितना होगा, अब देख लीजिए कि अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूं, सभी के सेंटर्स को मिलाता हूं, सेंटर्स, इसका सेंटर, इसका, तीनों का सेंटर्स को, इसको मैं यहां नहीं मिला रहा हूं, मिला भी सकता हूं, ये लीजिए। तो ये क्या होगा 2a, ये भी होगा 2a, ये भी क्या होगा 2a। मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी एंगल 60 डिग्री। तो मुझको सभी एंगल की जरूरत नहीं है, मुझको इस एंगल की जरूरत है। क्यों, हमारा जो दोनों फोर्सेस है या दोनों वेक्टर F और F इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना बच्चों बताइए, बिल्कुल सही, 60 डिग्री। ओके, चलो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि 2 वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होता है a√3, यहां पर फोर्स है F, तो f√3। ओके, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स ठीक है। अब तो स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, बस समझना हम लोगों को जरूरी है। तो रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू a√3 आता है, यहां पर a नहीं है,
वेक्टर जो हमारा ए नहीं है, वेक्टर हमारा एफ है, तो f√3। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बताइए, f के प्लेस पर gm²/4a² इंटू √3। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन रिजल्टेंट है। ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है, कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप मुझको कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम, फर्स्ट लिखा है। चलिए और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। Three particles A, B and C each of mass m are placed in a line with AB is equal to BC is equal to D. Find the gravitational force on a fourth particle P of the same mass placed at a distance D from the particle B on the perpendicular bisector the line AC. देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने बताने की कोशिश की, आपको प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए ये एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, तीन पार्टिकल है, ए, यहां पर है बी और यहां पर है सी। ओके, हर पार्टिकल का मास m है, इसका भी मास अलग कलर से लिखता हूं मैं, ए भी शहीद हो गया। चलिए पहले ए हमारा शहीद हो गया था, फिर हम लोगों ने लिया। ओके, खैर ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये डिस्टेंस है डी, इन लाइन ए भी हमारा डी है और बीसी भी हमारा डी ही है। ओके बच्चों, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक और पार्टिकल है P ऑफ सेम मास प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, यहां से ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इसका मास n, तो बोला ये तीनों मिलकर P पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। हम लोगों ने देखिए पहला जो प्रॉब्लम बनाया उसमें 2 स्फीयर्स थे, दूसरा में 3 स्फीयर, इसमें हमारा 4 पार्टिकल 4 बॉडीज हो गए। तो कैसे निकाला जाएगा, चलो देखते हैं बच्चों किस तरह से हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो चला जाए। तो मैं देख रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो भी आपको याद होगा कि एक पार्टिकल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक पार्टिकल है जो दूसरे बहुत सारे बॉडीज से घिरा हुआ है। तो एक ये यहां बता देता हूं मैं, एक पार्टिकल है, एज्यूम कर लें इसका मास m1 है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ बहुत सारा पार्टिकल्स है। ये सभी पार्टिकल्स अगर इसको अट्रैक्ट करते हैं, ओके, ये तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टोरियल सम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी जगह आ जाता है। आप वेव्स में भी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फोर्सेस में भी आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, फिर आप पढ़ेंगे वेव्स में, जैसे कि मैंने कहा वेव्स में बहुत जगह जहां पर भी मल्टीपल फोर्सेस या मल्टीपल क्वांटिटीज ऐड करते हैं, वहां पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। अगर वो वेक्टर है और वेक्टर नहीं है तो स्केलर रूल से उसका टोटल फाइंड करते हैं। क्लियर बच्चों, चलता हूं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, इसको इरेज कर दूं ताकि कुछ स्पेस बचे हमारा। ये चलिए, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो हम देखेंगे कि इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मान लीजिए ये फोर्स है F1। ओके क्लियर, तो ये पार्टिकल भी इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो भी क्या होगा, F1। देखिए ये डिस्टेंस भी हमारा d है, दिया है क्वेश्चन, देख लीजिए। ओके चलिए, ये F1 पहले मैं F1 निकालता हूं, ठीक है। ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो भी पता करूंगा। तो पहले ये जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो निकालूंगा। F1 क्या होगा बच्चों, G
m1 m2 बार स्क्वायर, तो m1 m2 m स्क्वायर लिख दूं, ओके। तो g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मीन्स ये डिस्टेंस, ये d, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, d√2 हो जाएगा, आता है आप लोगों को, ये d पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज d√2, ओके। तो ये हो गया हमारा d√2 स्क्वायर। मैं कोशिश करूंगा कैलकुलेशन पूरा ना करूं, कैलकुलेशन आप लोग खुद करें। gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d स्क्वायर, ओके। ये F1 हमारा आ गया, F1 का मतलब A और C ने इस पर जो फोर्स एग्जर्ट किया वो फोर्स, ठीक है। चलिए अब ये जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स मान लिया जाए कि ये इस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो फोर्स है F2। तो F2 निकालूंगा मैं, F2 वो कितना होगा, वही फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G ये इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है m इंटू m स्क्वायर होगा ना, m इंटू m स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस हमारा क्या है d स्क्वायर। चलिए हो गया, तो F1 हमारा आ गया ये, और ये F2 आ गया। लेकिन अब जो मेन काम है बच्चों, वो काम है इसका रिजल्टेंट फाइंड करना। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं, वेक्टर आपको आता है, कोई मुश्किल नहीं। देखिए कितना इजीली हम लोग पता कर सकते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये इस ट्रायंगल में अगर आप जाएंगे, ये डी ओके, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये साइड इक्वल है डी, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये होगा ना, देख लीजिए आप इस तरह से रफ में आप देख लीजिए, ये डी है, और ये d√2 है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बचा और 90 डिग्री, ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 45 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारा 45 डिग्री, इसी तरह से ये साइड भी क्या होगा 45 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये इधर F1 है, इधर भी ये देखिए बच्चों लोग F1 है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, ओके। और हमारा पहले से यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये F2 है, ठीक है बच्चों, बोलो कोई प्रॉब्लम, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो F1 90 डिग्री, इसका रिजल्टेंट यहां से पास करेगा। देखिए रामबाण फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना, इससे बड़ा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। दो वेक्टर F1 दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट कितना हो गया F1√2, कितना आसानी से बन गया है। और अगर आप उसको वेक्टर के कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे, फॉर्मूला में r = tan phi = b sin b cos θ, उससे बैठाएंगे तो आप समझ रहे कितना टाइम और लगेगा आपका। एग्जाम में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए ये F2 इधर है और ये दोनों का रिजल्टेंट F1√2 भी इधर है, रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, बताइए, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जी हाँ बिल्कुल सही, दोनों ऐड हो जाएंगे, F1√2 प्लस F2 ऐड होगा। F1√2 क्या है, G F1 का बता दूं m स्क्वायर बाय 2d स्क्वायर √2 प्लस F2